वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई, इस सब के बारे में आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ही पढ़ेंगे। पर आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधारों की मांग उठ रही है। उन्हीं सुधारों को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार। देखो, ये जो हेडिंग है ना, ये एनसीईआरटी की है और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें आपको एनसीईआरटी की बुक खोल के रखना है, ओके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार, यानी कि शीत युद्ध के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग उठने लगी। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। सही है, टाइम के साथ किसी भी संगठन में चेंजेस करना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, कर सकते हैं हम, क्योंकि वो उस हिसाब से बनी हुई होती है और आज टाइम चेंज हो गया तो हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और इसका अपवाद संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं है। इसीलिए हाल के कुछ वर्षों में वैश्विक संस्था में सुधार की मांग हुई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग उठने लगी। अब जो ये सुधार है ये किस तरीके से है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। सबसे पहला है संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार, यानी कि संगठन का जो ढांचा है, जिस तरीके से संगठन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कुछ सुधार करने की बात की गई है, उसकी प्रक्रिया में सुधार करने की बात की गई है। साथ ही साथ संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा करना, यानी कि जो ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके न्याय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उनको समीक्षा करने की, उनमें कुछ सुधार करने की बात कही गई है। तो हम इन दोनों सुधारों को पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा हम संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार वाले को पढ़ेंगे। ओके, डिटेल से इसको समझेंगे। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शीत युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बातें क्यों उठी। ऐसा क्या हो गया शीत युद्ध के बाद कि उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बातें उठने लगी, इसको समझते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी। आपको भी पता है, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और उसके बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। अब ये जो स्थापना हुई थी ये उस समय की राजनीति के हिसाब से हुई थी, यानी कि इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाई थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ था। अब इसका गठन हुआ, पर आज क्या हो गया, चेंजेस आ गए, यानी कि शीत युद्ध के बाद ये सच्चाई है क्या हो गई, बदल गई है। यानी कि जो पहले राजनीति की स्थिति थी विश्व लेवल पर, वो आज स्थिति नहीं है। आज वो चीजें क्या हो गई है, चेंजेस हो गई है। यानी कि 1991 में आए बदलाव कुछ निम्नलिखित थे। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1991 में ना, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आ गए। इसी कारण हम संयुक्त राष्ट्र संघ में शीत युद्ध के बाद सुधार की बात करते हैं। ओके, क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले सोवियत संघ बिखर गया। शीत युद्ध से पहले क्या था, सोवियत संघ था, उसकी अपनी एक पावर थी। अब क्या हो गया, वो बिखर गया। दूसरा, अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश बन गया, अकेला मात्र। पहले क्या था, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ताकतवर थे, आज केवल अमेरिका मात्र ताकतवर है। ओके, उसके बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच संबंध कहीं ज्यादा संयोगात्मक हो गए। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, द्विध्रुवीयता का अंत, तो आपको पता होगा कि रशिया और अमेरिका के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ही बेकार थे, पर आज क्या हो गए, इन दोनों के जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे हो गए, मधुर हो गए। उसके साथ साथ चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और साथ ही भारत भी इसी दिशा में अग्रसर है। उस टाइम पर चाइना और भारत ज़्यादा डेवलपमेंट वाली कंट्री नहीं थी, पर आज दोनों कंट्री बहुत डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा इसमें विकास होता जा रहा है। तो ये चेंजेस आया है। साथ में विश्व के सामने चुनौतियों की पूरी एक नई कड़ी तैयार हो गई है, यानी कि जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, पर्यावरण की हानि, महामारी आदि आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये समस्या इतनी उत्पन्न नहीं थी, क्योंकि इतनी डेवलप्ड कंट्री हुई नहीं थी, तो उससे ना ही पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, महामारी का डर भी नहीं था। पर उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारे सामने ये वाली समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसी कारण हम बोलते हैं कि शीत युद्ध के बाद सुधारों की कड़ी को शुरू करना था, क्योंकि इतने सारे चेंजेस शीत युद्ध के बाद ही आए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के बाद सुधार क्यों किए गए या सुधार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो ये आपको कारण बता देने हैं।
चलिए, अब ये तो समझ लिया। अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बनावट और प्रक्रिया में सुधार, यानी कि उसके ढांचे और प्रक्रिया में सुधार। तो क्या सुधार है, इसका क्या मतलब है? देखो, बनावट और प्रक्रिया के सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। यानी कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है सुरक्षा परिषद, तो उसके कामकाज को लेकर लोगों में सुधार की भावना उत्पन्न होगी। ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस किया जाए। क्या चेंजेस किए जाए? देखो, तो इससे जुड़ी हुई यह मांग है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता की इस गठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। यानी कि लोगों का कहना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। और लाजमी भी है, क्योंकि आपको पता होगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो इसके 51 देश सदस्य थे, पर आज 2011 में 193 सदस्य देश है। तो भैया उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई तो कहीं ना कहीं सदस्यों की संख्या में भी तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्याएं बढ़ानी चाहिए, ताकि क्या कर सके, वास्तविकता से ये संगठन काम कर सके। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर, मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था, आप पहले पार्ट 1 देखना, तभी आपको यहाँ पर ये सारे शब्द समझ में आएंगे। ओके, तो वीटो का अधिकार नहीं है। अब इससे क्या होता है कि सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है। ओके, और हर सदस्य वोट दे सकता है, वोट का अधिकार होता है। परंतु अगर कोई फैसला है, जैसे मान लो स्थायी सदस्य में से कोई अपने विशेष अधिकार यानी कि वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, इस तरह से वह किसी भी फैसले को रोक सकता है। बने और बाकी जो बचे अस्थायी सदस्य व सभी स्थायी सदस्य थे, वो इस फैसले के रूप में भले उन्होंने मतदान किया, उसके पक्ष में भले ही मतदान किया हो, पर वो एक सदस्य अपनी वीटो पावर से उस फैसले के लिए ना बोल सकता है। तो ये तो काफ़ी मतलब गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सारे देश राज्य तो वो एक बोल सकता है ना, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। मतलब लोगों का कहना है कि या तो अस्थायी सदस्यों को भी वीटो पावर दो या फिर इसको ख़त्म करो। ओके, इसको ख़त्म करने के बारे में भी काफ़ी बड़ा मसला है, वो भी हम अंदर पढ़ेंगे। तो अभी मैंने क्या समझाया, बनावट और ढांचे, बनावट यानी कि ढांचे और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत क्या बात की गई है? ये बात की गई है कि जो वहाँ का सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ओके, और अस्थायी सदस्यों को भी वीटो पावर या तो मिलनी चाहिए या फिर सबके लिए खत्म कर देनी चाहिए, ऐसी वहां पर मांगे उठ रही है। अब देखो, जब ये मांगे उठने लगी तो क्या हुआ, 1992 में एक आम सभा बुलाई गई। यानी कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा बुलाई गई। अब इसमें एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि 1992 की संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में किन 3 बातों का जिक्र हुआ, यानी किन 3 शिकायतों का जिक्र हुआ। ओके, तो अभी मैं आपको यहाँ पे वो तीनों शिकायतें बताऊंगी, तो आपको उनको ध्यान से देखना है। तो देखो, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी, यानी कि 3 ऐसी बातें कही गई थी कि जो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें और आज में ये शिकायतें, ये कमी आ गई है, इसलिए हमें सुधार करना है। तो वो 3 कौन कौन सी थी? सबसे पहले, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक व वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता। यानी कि लोगों का कहना है कि जो बात पहले सुरक्षा परिषद में थी वो अब नहीं है, वो वास्तविक चीज़ों की नुमाइंदगी, वास्तविक चीज़ों की जो नुमाइंदगी है वो नहीं कर पाता है। दूसरा, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है। कुछ का मानना है कि जो पश्चिम की बड़ी विकसित देश है, बड़ी विकसित कंट्रियाँ, उनके मूल्य और उनके हित छुपे हुए हैं और इसके फैसलों पर उन्हीं चंद देशों का क्या होता है, दबदबा होता है। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि सुधार करना चाहिए। साथ में सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि सुरक्षा परिषद में हमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो सही भी बात है, उस टाइम पे उन 5 देशों को बता दिया, आज तक वही देश चल रहे, तो दूसरे देश का भी तो कोई रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से वहां पर ये 3 शिकायतें उस सभा में रखी गई, उस आम सभा में रखी गई। मैंने आपको महासभा के बारे में बताया था, ये वही सभा है। ओके, तो ये तीनों बातें वहां पर रखी गई। आपको ये तीनों बातें आप वहां पर बता देनी है। सबसे पहले, राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद इस पर चंद देशों का ही दबदबा है। साथ साथ में जो सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल रहा है। अब
ये तीनों शिकायतें रखी गई तो लोगों को लगा यार ये तो वास्तविक है, लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने जांच शुरू करवाई। उन्होंने कहा कि चलिए जांच करते हैं कि वास्तविकता में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो फिर उन्होंने जांच शुरू करवाई। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने फिर मिसाल के तौर पर यही किया कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुनने चाहिए। उन्होंने ये जांच शुरू करवाई कि हमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके न्यू मेंबर यानी कि नए सदस्य चुनने चाहिए। तो इसके बाद कई सालों तक सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य चुनने के लिए मापदंड सुझाए गए। यानी कि जब उन्होंने जांच शुरू करवाई तो लगा कि हाँ चुनने चाहिए। तो फिर क्वेश्चन आया कि कैसे चुने, किनको हम किनको सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य बनाए। तो फिर कुछ मापदंड दिए लोगों ने कि यही अगर क्वालिटियां है तो आप उसको सदस्य बना लीजिए। तो इनमें से कुछ निम्नलिखित सुझाए गए कि आप नए सदस्य हो। सबसे पहले बड़ी आर्थिक ताकत होना, यानी कि कोई ऐसा देश जो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा हो। उसके बाद बड़ी सैन्य ताकत, यानी कि काफ़ी बड़ी उसकी विशाल उसकी सेना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें काफ़ी पैसा योगदान दे। आबादी के लिहाज से वो जो क्षेत्र है, जो देश है, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, यानी कि लोकतंत्र को भी अपनाया हो और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। और ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधताओं की क्या करता हो, नुमाइंदगी करता हो। तो ये सारे गुण जिसमें हो उसको हम सदस्य बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ें, ये फैसला चल ही रहा था कि मतलब समस्या ये आ गई कि कितनी ताकत होनी चाहिए। चलो आर्थिक ताकत तो होनी चाहिए, पर कितना बजट होना चाहिए, कितनी सैन्य, कोई आंकड़ा तो फिक्स हो। तो ये समस्या चल ही रही थी कि एक और मसला हो गया। ये मसला था प्रकृति को बदलने का, वही जो मैंने आपको आगे बता दिया। इसी से जुड़ा एक मसला था, एक समस्या थी सदस्यता की प्रकृति को बदलने का। क्या मतलब मसला था, मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार यानी वीटो पावर खत्म होना चाहिए। लोग कहने लग गए कि जो ये 5 सदस्य, कौन कौन से 5 सदस्य थे आप मेरे को कमेंट में बताना। ओके, तो उनको वीटो पावर जो थी उनकी वो खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ सदस्य देश कहने लगे। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। यानी कुछ लोगों का कहना था कि निषेधाधिकार सिर्फ 5 देशों को मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोकतंत्र की भावना होती है, जो समानता की भावना होती है, ये उसकी बराबरी कर ही नहीं पा रहा है, तो किसी के साथ अन्याय हो रहा है। और अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित और प्रासंगिक नहीं है। लोग कहने लग गए कि ये उचित और प्रासंगिक नहीं है। तो यहाँ पर मसला उत्पन्न हो गया कि इस निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए। हाँ, ये निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी, लोगों ने ये भी समझा, क्या समझा, कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए राजी ही नहीं होंगे। जिनको वीटो पावर मिली है वो ही ना बोल देंगे, और उनके वीटो पावर का उपयोग कर वो जब ना बोल देंगे तो वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि उससे उसकी शक्ति छीनी जाए। जो स्थायी सदस्य है वो ही सुधार के लिए राजी नहीं होंगे। और मान लीजिए कि वो राजी हो भी गए तो शीत युद्ध इस टाइम पर देश ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो राजी हो पाएंगे, क्योंकि इतना बदलाव तैयार करने के लिए विश्व जो है वो अभी तैयार नहीं है। ओके, तो इस बात का खतरा है, अगर मान लीजिए वो राजी भी हो जाए तो इस बात का खतरा है कि अगर उनके पास वीटो नहीं होगी तो जो 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे, वो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में दिलचस्पी ना रखे और उससे अलग हो जाए, इससे बाहर रहकर अपनी रुचि के अनुसार काम करे, क्योंकि वो तो पहले से ही डेवलप है, उनके पास काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उससे बाहर होकर काम करने लग जाए। तो इससे क्या होगा, उनके जुड़ाव और समर्थन के अभाव में, यानी कि जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ देंगे, उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तो इसके अभाव में ये संगठन प्रभावकारी न रह पाएगा, क्योंकि उन्हीं देशों के कारण तो ये क्या है, प्रभावकारी। इसी कारण से आज तक कोई भी संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं हो पाए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, मैं पूरे वीडियो को आपको थोड़ी सी देर में रिवाइज करवा देती हूँ पूरा। देखो, हमने बात की संयुक्त राष्ट्र में सुधार की, ओके, कि किस तरीके से वहाँ पर सुधार हो। तो हमने देखा वहाँ पर 2 तरह की सुधार की बात है। एक तो वहाँ की जो बनावट है उसमें सुधार करने की बात कही गई है, दूसरी वहाँ की जो न्याय है, उस न्यायालय है, न्याय से जुड़े मुद्दे उनसे, तो उसकी बात तो हम अपने अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में करेंगे। आज हमने बनावट और उसकी प्रक्रिया में सुधार
करने की बात देखी, तो जिसमें हमने देखा कि लोगों का कहना है, यानी कि अन्य देशों का कहना है कि जो स्थायी सदस्य है और जो अस्थायी सदस्य है उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। ओके, तो उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। और कुछ का मानना है कि जो वीटो पावर मिली हुई है उन देशों को, उनका समाप्त कर दिया जाए। तो इस पर फैसला चल रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर वीटो पावर समाप्त कर दी तो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में रुचि नहीं दिखाएंगे, और उनकी रुचि न दिखाने में, उनके जुड़ाव में न रहने से संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। और जब कोई संगठन अप्रभावी हो जाएगा तो उस संगठन को रखने का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसी पर अभी मुद्दा बहस चल रही है, इसी कारण अभी तक कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ आपको कुछ IMP क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, यानी कि आपको वीडियो समझ आया और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन का सत्यापन कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो की बात चल रही है वो सुरक्षा परिषद से जुड़ी है। तो हाँ, हमने अभी समझा कि वो सुरक्षा परिषद से जुड़ी है, स्थायी और अस्थायी सदस्य को चेंजेस करने की। तो वो सारी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। वही मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध के बाद कुछ ऐसे चेंजेस हुए, उसी के कारण आज हमें लगता है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करना चाहिए। तो वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पर बता देने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जो 1992 में जो शिकायत पत्र यानी कि शिकायत प्रस्ताव जारी हुआ था उनमें किन 3 शिकायतों का जिक्र था। तो ये 3 मोस्ट IMP क्वेश्चन थे आज के। सो अगर आप ये कवर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।